Okay, today we are going to have a very interesting class of our current affairs and Pakistan affairs syllabus, and that is about the international political economy (IPE). So, in today's class, we will try to understand power, wealth, and then globalization, and then the interplay between these three forces, right? So it's going to be interesting class because here you will learn about the politics and economics both, right? And the interplay, the interactions between international trades and rivalries and states, right? And how the uh, theories just like mercantilism, right? Realism, liberalism, capitalism, and Marxism play specific role in shaping the global ट्रेड एंड रिलेशंस। ठीक है। तो आज का क्लास इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, जब हम करंट अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास इल्म होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी, इंटरनेशनल इकोनॉमी का भी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनामिक्स का भी। सही है। फिर किस तरह जो है पावर एक अपना रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसी तरह जो है हमारे रोजमर्रा के हालात में, और जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो पावर से मुराद पॉलिटिक्स है। फिर वेल्थ जो है, जिसको हम इकोनॉमी भी कह सकते हैं, आप इसको पैसा कह लें, ठीक है। तो ये किस तरह आपके ताल्लुकात को, आपके इमेज को और आपके मुल्क को, स्टेट को, और इसी तरह आपके ट्रेड को, दूसरों के साथ लेन देन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है, किस तरह ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमी जो है किस तरह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और फिर जो है, जो कि एक नया कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, जो कि 20th सेंचुरी का कंसेप्ट है खास तौर पर, ठीक है। किस तरह ये दुनिया के पॉलिटिक्स को जो है फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, इसके अ, हमने ये सब कुछ डिटेल से देखना है, पढ़ना है। ठीक है। आई होप यू गाइज विल बी विद मी टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन आस्क। सही है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आईपीई को देख लेते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, और इसकी रेलेवेंस। रेलेवेंस तो है क्योंकि तो सारी दुनिया, आपकी सारी दुनिया पावर और वेल्थ से चलती है। पॉलिटिक्स है दुनिया में, या जो है ट्रेड है, कारोबार है, ठीक है। तो इसके बगैर तो दुनिया ही नहीं चलेगी। अगर आप पावर को बीच में से निकाल दें, मतलब पॉलिटिक्स निकाल दें, तब भी दुनिया नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स तो लाजमी है। इसी तरह इकोनॉमी जो है, ट्रेड जो है, कारोबार जो है, लेन देन जो है, ठीक है, बिजनेस जो है, ये भी लाजमी है। अब इन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है, इसका अपना एक रोल है, इंटरप्ले है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और अब जब हम एक पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात भी करते हैं। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब हम इकोनॉमिक्स की बात भी करते हैं। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तब हम पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं, क्योंकि दे आर interdependent, interconnected, interrelated, and they have interplay with each other, they have interactions with each other, one is not completed in the absence of the other। ठीक है। अब ये बातें तो हो गई कि अब जब हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की, सिर्फ इकोनॉमी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात करेंगे, क्योंकि यूर पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस यूर इकोनॉमी, इसी तरह यूर इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस यूर पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन की बात जब हम करते हैं, ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है कि अब चूंकि दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, बाउंड्रीज जो है, जिसको हम सरहदात कहते हैं, इसका जो कंसेप्ट है वो तकरीबन तकरीबन दुनिया से खत्म हो रहा है। ठीक है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है।
अब लोग एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, चीज़ें एक दूसरे को बेचते रहते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कारोबार करते हैं। इवन यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ जो है मिलिट्री जो मशकें हैं वो करते हैं, और एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, एक दूसरे को कर्जे देते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं। तो एक मुल्क ऐसा नहीं है जो खुद को सेल्फ सफिशिएंट कह ले कि बस मैं ही इस दुनिया का मजाजी खुदा हूँ और मैं ही कंप्लीट हूँ, एंड आई एम सेल्फ सफिशिएंट। आई सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है दैट आई डोंट नीड एनी अदर स्टेट। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ दैट ईच एंड एवरी कंट्री डिपेंड्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ ऑन अदर स्टेट्स। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, या पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, जो भी मुल्क है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको दूसरे ममालिक के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो अपनी मर्जी से रहे या मजबूरी से रहे। और इसी को हम फिर ग्लोबलाइजेशन नाम देते हैं, और ये अब एक रियलिटी है। आप ग्लोबलाइजेशन से भाग नहीं सकते। लेकिन फिर जो है इसके अपने नेगेटिव असरात भी हैं, वो आगे लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव असरात क्या है। अच्छा, थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आईपीई को। इसके बारे में सूजान स्ट्रेंज ने जो है एक नज़रिया दिया या इसको डिस्क्राइब किया कि ये एक डायनेमिक स्टडी है ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शंस। ग्लोबल इंटरेक्शन से फिर मुराद अगेन वही है कि जब आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और ग्लोबलाइजेशन, ये तमाम के तमाम फोर्सेस इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, अपनी इंटरप्ले जो है वो कायम रखे। ठीक है, इस स्टडी को फिर हम आईपीई कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा ले जाता हूँ कि इसका शुरुआत हुआ कहाँ से। कि आप एक तो आपके अपने मुल्क का पॉलिटिक्स है, आपके मुल्क की इकोनॉमी है, तो ये इंटरनेशनल कब से हुआ? इंटरनेशनल हुआ तब से जब मर्केंटलिज्म का कंसेप्ट आया। मर्केंटलिज्म जो है ये आपको ये बताता है कि आप स्टेट पावर को क्या करें, इम्पिसाइज करें, जिसको हम रियल पॉलिटिक कहते हैं या रियल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, या हम इसको रियलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, कि आप स्टेट इंटरेस्ट को देखें, आप वेल्थ अकमुलेट करें, आप दुनिया से जो है दौलत बटोरें। और ये बात, ये आर्गुमेंट फ्रेडरिक लिस्ट ने हमें बताई है। ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं आपको दूं, 16वीं सदी, 17वीं, फिर 18वीं सदी में। ठीक है, अब 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में ये मर्केंटलिज्म का कंसेप्ट आया, जब बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनीज बना दिया। एक का जिक्र मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, और वो है अमेरिका। अमेरिका जो था वो कॉलोनी था ब्रिटिश का। सही है, अब अमेरिकन क्या करते थे, उनके रिसोर्सिस को इस्तेमाल करते थे अपने फायदे के लिए, अपनी स्टेट पावर बढ़ाने के लिए और अपनी दौलत बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये मर्केंटलिज्म जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आप सब कुछ करें लेकिन अपनी स्टेट के लिए करें। एक नजरिया ये है, जिससे ये कंसेप्ट बना कि आप दूसरों से फायदा उठा ले और अपने आप को बेहतर बना ले। फिर इसके बाद जो है एडम स्मिथ आया, डेविड रिकार्डो आया, और उसने लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म का कंसेप्ट दिया, और उसने कहा कि नहीं, ऐसा ऐसा ना करे, क्योंकि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को फायदा देते हैं तो ये एक्सप्लॉयटेशन में आता है। आप फ्री ट्रेड करें, ट्रेड में हुकूमतों का इन्वॉल्व कम से कम हो। ठीक है, कैपिटलिज्म हो, फ्री ट्रेड हो, और कंपटीशन ले आए, और जो बेहतर होगा, जो कस्टमर है या जो लोग हैं वो उसको खरीदेंगे, चीजों को खरीदेंगे। तो फ्री ट्रेड का कंसेप्ट एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने दिया, और इसने कहा कि यही बेहतर
तरीका है, कैपिटलिज्म सिस्टम जो है मर्केंटलिज्म से बेहतर है, क्योंकि मर्केंटलिज्म जो है वो आपको ये बताता है कि दूसरे को कॉलोनी बना दो, और कैपिटलिज्म आपको ये बताता है कि आप कंपटीशन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। फिर इस कॉन्सेप्ट को, या ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मार्क्सिस्ट ने या कार्ल मार्क्स ने और एमेनुअल विलरस्टेन ने जो है क्रिटिसाइज किया, और इसको कहा कि ये जो है दूसरे ममालिक को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसका इस्तेहसाल करता है, उससे फायदा उठाता है। लिहाजा ये जो कैपिटलिज्म और सरमायादाराना निजाम है, ये अमीर को अमीरतर बनाता है और गरीब को गरीबतर बनाता है। जो डिफरेंसेस या इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म क्रिएट करता है, जो डिवीजन ये दुनिया में लाता है, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है। और फिर वेलस्टेन ने जो है एक थीरी दी जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी थीरी, और उसने फिर कहा कि दुनिया में तीन किस्म के कंट्रीज हैं। एक को हम कहते हैं कोर कंट्रीज, दूसरे को हम कहते हैं सीमी पेरिफेरी कंट्रीज, और तीसरे को हम कहते हैं पेरिफेरी कंट्रीज। कोर, सीमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी कंट्रीज। कोर से मुराद डेवलप नेशंस हैं, वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं। आप उसमें G7 को ले लें, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा वगैरह, फ्रांस, यूके। सीमी पेरिफेरी जो है, जो कि न बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, ना ही तरक्की पजीर है, बस G20 उसमें ले ले, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया इस जैसे ममालिक। और चौथे जो है कुछ तीसरे वो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी किसी हद तक। ठीक है। तो वो भी इसी में आता है कि गरीब ममालिक हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक ये जो कोर कंट्रीज हैं, जो अमीर ममालिक हैं, डेवलप इकोनॉमीज हैं, वो गरीबों का इस्तेसाल करते हैं। कैसे? क्योंकि गरीबों के पास वो मशीनरी नहीं होती कि चीजें बना सके, तो ये लोग गरीब ममालिक से रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल को गुड्स में तब्दील करते हैं, अच्छे इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं चीजों को, और फिर अगेन वही चीज महंगे दामों उन्हीं गरीब कंट्रीज को बेच देते हैं। थोड़ी सी इसकी एक मिसाल के जरिए समझा दूं तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी वो आपसे अमेरिका खरीद लेता है चंद पैसों के जो है एवज। वो उस लकड़ी का जो है टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, और फिर वो चेयर आप उनसे खरीदते हैं। तो पहले उसने आपसे रॉ मटेरियल लिया, फिर उसने रॉ मटेरियल को गुड्स में तब्दील कर दिया, और फिर जब आप उनसे वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगे दामों करते हैं। इसी के मिसाल आप तेल ले लें, तो तेल जो है वो आपके मुल्क में पाया जाएगा, लेकिन उसको रिफाइन कौन करेगा? ये डेवलप कंट्रीज करेगी, और वही तेल फिर आपको महंगे दामों बेचा जाएगा। सही। तो ये चंद इसकी मिसालें हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक फिर इमेनुअल वेलस्टेन कहते हैं कि ये एक ऐसा नजरिया है जिसने दुनिया को इनइक्वालिटी में धकेल दिया, जिसकी वजह से अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और ये अमीर मुल्क जो है हमेशा अमीर रहेगा, और जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा, पिसता रहेगा, क्योंकि इसकी हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होती रहती है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जैसे मैंने अभी बता दिया कि तीन नजरियात हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को चला रहे हैं। एक मर्केंटलिज्म है, दूसरा लिबरलिज्म है, और तीसरा मार्क्सिज्म है। मर्केंटलिज्म का फोकस ये है कि आप इकोनॉमिक पावर जो है स्टेट सेंट्रिक रहे, अपनी स्टेट को प्रायोरिटाइज करें, आपका स्टेट अमीर हो बस यही काफी है, पूरी दुनिया गरीब हो इसकी परवाह ना करें। और उसकी मिसाल हमें यूएस चाइना ट्रेड वार में मिलती है, जो हालिया अभी जारी है 2018 के बाद। यूएस एंड चाइना जो है वो ट्रेड वार में गए। यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप था तो इसने कहा था कि फर्स्ट अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका। और उसने जब देखा कि अमेरिका का जो मार्केट है, उसने उस पर जो गलबा है या इन्फ्लुएंस है या डोमिनेंस है वो तो चाइनीज प्रोडक्ट की है, चाइना ने सब कुछ कब्जा किया हुआ है। तो फिर उसने $360 बिलियन का जो है
टैक्स लगा दिया चाइना के प्रोडक्ट्स पर। चाइना ने भी इसके अपोजिट साइड पर क्या लगा दिया, यूएस के प्रोडक्ट्स जो चाइना में फिर मिलते हैं और बिकते हैं उस पर टैरिफ और टैक्सेस लगा दिए। और इस तरह से जो है ये ट्रेड वार जारी हुआ जो आज तक है। और अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ये क्या है, ये मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज हैं कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखता है और अपने लोगों को और अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। और हम इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज भी कहते हैं, जो कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अपनाया। और अभी चूंकि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने कहा कि मैं मजीद टैक्सेस लगाऊंगा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका में मिलते हैं, ताकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो उससे मुकाबला कर सकें और लोग वो चीजें खरीदें जो अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं और अमेरिकन को बेचती हैं, ताकि उनका पैसा जो है चाइना ना जाए। तो जाहिर बात है जब अमेरिका ये मेजर्स उठाएगा तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा और चाइना भी उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा। और इस तरीके से बिजनेस जो है दोनों ममालिक का हर्ट होगा और पूरी दुनिया में जो है पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है उसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। बिजनेसमैन डरेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चाइना में इन्वेस्ट करूं या यूएस में इन्वेस्ट करूं जो बाहर के लोग हैं। एनी हाउ मकसद कहने का ये है कि मर्केंटलिज्म जो है ये दुनिया में इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और ट्रेड वार को प्रमोट करता है। और इसी तरह जो है मर्केंटलिस्ट जो अप्रोच है ये दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ाता है, खत्म नहीं करता। लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म जो है फ्री ट्रेड को, कैपिटलिज्म को, कंपटीशन को, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और कहता है कि आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन रखें और ये दुनिया का जो ट्रेड है, कारोबार है, उनको रेगुलेट करे, ताकि जो अमीर मुल्क हैं वो भी चीजें दुनिया में बेच सके, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपना कारोबार कर सके और वो भी इसमें अपना हिस्सा अदा कर सके। ऐसा ना हो कि दुनिया पर गलबा सिर्फ और सिर्फ अमीर या डेवलप कंट्रीज का हो और गरीब ममालिक जो पेरिफेरी कंट्रीज हैं जो कि अंडर डेवलप है उसको बिल्कुल मौका ही ना मिले compete करने का। तो दुनिया का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है। वहां पर फ्री ट्रेड ले आए लेकिन WTO ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में रखे। मार्क्सिस्ट आए और उसने कहा कि जनाब फ्री ट्रेड ले आए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ट्रेड में अमेरिका का मुकाबला कर सके, अफगानिस्तान ट्रेड में चाइना का मुकाबला कर सके, बांग्लादेश ट्रेड में जापान और कनाडा का मुकाबला कर सके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा दुनिया में जो इनइक्वालिटी है वो कैपिटलिज्म से ही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट जितने भी स्टेट्स हैं वो जो ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट। ठीक है। तो ये लोग फिर ये बताते हैं कि दुनिया से जब तक आप कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म नहीं करोगे दुनिया में इक्वालिटी नहीं आएगी। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या आया और इसका ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज। तो ग्लोबलाइजेशन तो एक जनाब एक नया कंसेप्ट है, 20th सेंचुरी का है और आपको ये बताता है कि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप जो है दुनिया में ट्रेड करें, आप दुनिया में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें और जो बाउंड्रीज का कंसेप्ट है ये बस खत्म हो चुका है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये आया कि दुनिया से जो है वो इंटीग्रेट हुआ, एक विलेज बन गया। पावर्टी जो है खास तौर पर एशिया में गुर्बत बहुत ज्यादा कम हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा कम होने का मतलब ये है कि गुर्बत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया जो कि नोबेल लॉरिएट जो है
जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने उसको क्रिटिसाइज किया और इसने कहा कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे ममालिक के कंपनीज को। अब आपके मुल्क में जितने भी, सपोज पाकिस्तान ले लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी का मुकाबला कर ही नहीं सकता, कोका कोला का मुकाबला कर ही नहीं सकता, जितना भी आपका मुल्क जो है कोशिश करे। तो लिहाजा इसने बाकी ममालिक के जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, कारपोरेशंस है, उसने बाकी ममालिक पर के मार्केट पर भी कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से गुर्बत के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रही है और इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन में ये होप, ये उम्मीद को जाहिर किया जा रहा था कि अब ममालिक जो है बराबर हो जाएंगे, बजाय इसके के बराबर हो जाए, अमीर सबसे ज्यादा अमीर हो गया और गरीब सबसे ज्यादा गरीब हो गया। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस को भी जो है खतरात भी हैं, खदशात भी हैं, कंसर्न्स भी मौजूद हैं। क्यों? कैसे? पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर के तमाम ममालिक ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, लेकिन इससे अमेरिका ने बेकआउट किया। अमेरिका पीछे हट गया डोनाल्ड ट्रंप के दौर में और उसने कहा कि हाँ, मैं क्लाइमेट चेंज को मानता ही नहीं हूँ, ग्लोबल वार्मिंग को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं अपने कारखानों को तो बंद नहीं कर सकता, इंडस्ट्रीज को तो बंद नहीं कर सकता, और ये मसला जो है ये दुनिया का मसला है, हमारा मसला नहीं है। ठीक है। तो अब ग्लोबलाइजेशन, अब चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, लेकिन आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को दूर नहीं कर रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, तो ये फिर कैसा ग्लोबलाइजेशन? ठीक है। तो इस पर एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, कि इसमें सबसे बड़ा किरदार जो अदा करता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जिसको आप ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हो। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम तो ये है कि दुनिया का जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी ले आए, ताकि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो हर्ट ना हो। लेकिन अपोजिट साइड पर देखें तो सबसे ज्यादा बिगाड़ भी के प्रोग्राम्स ने, जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, उसी के तहत आया। जैसे ग्रीस में ऑस्टेरिटी, ग्रीस की मिसाल छोड़े, पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान को जब आईएमएफ कर्जा देता है तो साथ में शराइत लगाता है कि जनाब आप टैक्सेस बढ़ा दें और आप अपने खर्चे कम करें। तो जब आप अपने खर्चे कम करेंगे, हुकूमत को कहेंगे कि आप अपने खर्चे कम करें, तो हुकूमत क्या करता है? टैक्स तो बढ़ा देता है, बिजली का बिल भी बढ़ा देता है, गैस का बिल भी बढ़ा देता है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो भी बढ़ा देता है। लेकिन खर्चे जो कम करता है वो अपने खर्चों की बजाय अवाम का खर्चा कम करता है, जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना। ठीक है। वो इनमें से जो है वो खर्चे कम करता है। ठीक है। तो ऑस्टेरिटी जो है, जिसको हम कहते हैं कि अपने हाथों को थोड़ा सा खर्चे के लिहाज से बांध के रखें, तो आईएमएफ आपको ये बताते हैं कि आप ऑस्टेरिटी के पीछे जाएं, आप ज्यादा खर्चे ना करें और बस जो कर्जा मैंने दिया आप सूद समेत इसको वापस कर दें। बात तो ठीक है, लेकिन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हर्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पर बढ़ता है, महंगाई पर आती है। तो लिहाजा जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इसने अगरचे फायदा दिया है, लेकिन साथ में लोगों के लाइफ को डिस्टर्ब भी किया हुआ है। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगरचे इसने ट्रेड को रेगुलेट किया, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि ये भी अमीरों का एक चाल है और ये भी अमीरों को ही प्रोटेक्ट करता है। कभी इसने जो है अमेरिका को कुछ नहीं कहा, कभी इसने चाइना को कुछ नहीं कहा। ठीक है। बल्कि पॉलिटिकल मकासद के लिए इन जैसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल भी होता है। अब लोगों ने फिर क्या किया, इसका हल क्या निकाला? छोटे छोटे
रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। आप इसको यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, आसियान के नाम से जानते हैं, और RCEP जो है रीजनल कम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसके नाम से जानते हैं। और लोग जो है अब रीजनली जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को, इसकी स्टेबिलिटी को? तो एक तो यूएस चाइना वार है। अगर इसकी इकोनॉमिक राइवलरी एग्जिस्ट करती है, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो दुनिया में जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी कायम नहीं। जब दुनिया में बड़ी ताकतें लड़ रही हो तो दुनिया में अमन खाक आएगा। इसी तरह 5G और AI पर ये लोग एक दूसरे के साथ खास तौर पर इल्जामात भी लगा रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। पोस्ट पेंडेमिक शिफ्ट जब आया, जब कोरोना वायरस आया, ठीक है, उसने भी दुनिया के सप्लाई चेन को, वल्नरेबिलिटीज को थोड़ा सा एक्सपोज किया। मिसाल के तौर पर जो ममालिक तेल पर डिपेंड करते थे, तो कोरोना जब आया, लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया में शटडाउन हुआ, तो उन ममालिक को ज्यादा नुकसान पहुंचा था जो कि सिर्फ और सिर्फ तेल पर मबनी थे, क्योंकि तेल का इस्तेमाल तो न होने के बराबर था। या टूरिज्म पर, जैसे श्रीलंका की मिसाल ले ले, जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती थी, वो जो है डिफॉल्ट कर गया आफ्टर दी पेंडेमिक। क्यों? क्योंकि टूरिज्म उस वक्त बंद था, टूरिस्ट थे ही नहीं दुनिया में। ठीक, तो लोगों ने फिर क्या किया कि चैलेंज ये है कि अब हमें अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने प्रोग्राम दिया कि अब हमें जो है पेट्रोल लेड इकोनॉमी से बढ़कर निकलना चाहिए और हमें बिजनेस में भी आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ना करें पेट्रोल पर। इसी तरह श्रीलंका भी जो है IMF से कर्जे लेकर उसने भी कहा कि हमें भी अब अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फिर क्या हैं जिसमें दुनिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिक्स में भी स्टेबिलिटी ले आए और इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी ले आए। तो UN ने हमें दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका अलग टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये 17 गोल्स हैं जिसको 2030 तक दुनिया ने क्या करने हैं, हासिल करने हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट करें। और इस पर जो है ये जितने भी गोल्स हैं, चाहे दुनिया में एजुकेशन पे लाना है, गुर्बत का खात्मा है, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा है, इसी तरह जेंडर इक्वलिटी को ले आना है, इन तमाम पर दुनिया को बैठना है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करनी है। इसी के साथ जो है हमारे पास है डिजिटल इकोनॉमीज, ठीक है, और फाइनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ममालिक को इनको जो है यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि आप अमेजोन वगैरह देखते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसको फेसबुक और बाकी व्हाट्सएप वगैरह हो गए, ठीक है, जो लोग इससे कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है वो भी बड़ी ज़रूरी ज़रूरी है कि दुनिया में हो, और ख़ास तौर पर एक मुल्क में हो जिसमें आप ये इजी पैसा और जो मोबाइल बैंक्स वगैरह है इसको यूज करें, तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इकोनॉमी भी स्टेबल होगी, और दूर दराज वो लोग जो रूरल एरियाज में हैं उस तक भी जो है काम पहुंच जाएगा। तो इन तमाम चीजों के जरिए जो है हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को ठीक भी कर सकते हैं। तो इसमें IMF भी अपना रोल अदा करें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अपना किरदार अदा करे, UN भी अपना किरदार अदा करें। जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो भी जो है ऐसे पॉलिसीज अपनाएं जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फ्री ट्रेड हो, और वो फ्री ट्रेड जो है रेगुलेटेड हो थ्रू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा जी, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के लिहाज से तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही है।